हेलो, गुड मॉर्निंग। उदय ज्ञान इन्फोटेक में आपका स्वागत है। आज की क्लास एनएम क्लास जो चल रही है उसका मॉडल पेपर में 50+1 क्वेश्चन इसमें दिया गया है। और ये क्वेश्चन जितने भी आए हैं ये पेपर प्रीवियस में आ चुके हैं और उसी के रिगार्डिंग मैंने अपने कुछ क्वेश्चनों को इसमें पुटअप किया हूँ। तो कृपया जो वीडियो को देख रहे हैं प्रॉपर वीडियो को देखें जिससे उनको इसका लाभ मिलेगा क्योंकि ये पेपर में उन्हीं क्वेश्चन को मैं छाट कर रखा हूँ जो पेपर में आने वाले हैं। तो इसलिए सभी मेरे एनएम भाइयों को मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार। और जो चैनल पर चूँकि पहली बार आ रही हैं तो कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपका जो कुछ नहीं जानती हो तो मेरे प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी हुई है, प्रॉपर उसको सेटअप बॉक्स करके रखा गया हुआ है, यानी कि आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाई गई वीडियो है, इसलिए प्रॉपरली जा कर के वहाँ पर से आप देख सकते हो और पूरे टॉपिक का रिवीजन कर सकते हो। तो ये जो मॉडल पेपर का जो क्वेश्चन आपका है वो 2025 के हिसाब से बनाया गया है और प्लस कुछ क्वेश्चन जो है प्रीवियस में आया हुआ है। तो आराम और निद्रा में बाधक तत्व एन एलिमेंट दैट्स हाइडर रेस्ट एंड स्लीप क्या है? तो पहला है दूषित पर्यावरण, दूसरा है अनियमित दिनचर्या और तनाव, और चौथा है उपरोक्त सभी है। तो आराम एवं निद्रा में बाधक जो तत्व होते हैं वो बेसिकली दूषित पर्यावरण भी होता है, आपका अनियमित दिनचर्या भी होती है और आपका टेंशन या तनाव भी होता है। तो ये तीनों पॉइंट ही आपका राइट आंसर है, इसलिए आपका उपयुक्त सभी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, असामान्य व्यवहार यानी कि एबनॉर्मल बिहेवियर का कारण क्या हो सकता है? जैसे नशीली पदार्थों का सेवन करना, पोषण की कमी होना या आनुवंशिक कारण होना या उपरोक्त में से सभी। तो असामान्य जो व्यवहार होता है वो नशीली पदार्थों का सेवन भी होता है, पोषण कमी भी होती है और आनुवंशिक कारण भी होता है। तो उपरोक्त में से सभी इज राइट आंसर इसका है। नेक्स्ट है मनोविदलता साइकोफेरनिया क्या होता है? तो पेरोनाइड या कैटाटोनिक्स, अभिवेदित या उपरोक्त सभी आपका है। तो आपका राइट आंसर इसका होता है उपरोक्त सभी। तो मेनोडाइक्स जो होता है, मेनोडाइक्स जो आपको लिखा गया है तो उसमें आपका मनोविदलता जो होती है पेरोनाइड से भी होता है, कैटाटोनिक्स भी होता है, अभिवेदिक से होता है। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, निम्न से मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण यानी सिम्पटम्स ऑफ द मेंटलिटी हेल्थ पर्सन क्या होता है? आत्म मूल्यांकन की क्षमता, नियमित जीवन, संतोषी जीवन या आपका उपरोक्त सभी। तो नियमित मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का जो लक्षण होता है वो आत्म मूल्यांकन की क्षमता रखते हैं, नियमित जीवन जीते हैं और संतोषी जीवन का होता है। तो इसलिए तीनों पॉइंट सही होने के लिए उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर होता है। दूसरी चीज़ आप एक ध्यान दीजिए, अगर मान लेते हैं आपको नहीं आता है उपरोक्त जो आल होता है जिसे आल लिखा रहता है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 90% एक्यूरेसी होती है कि सही होता है। तो अगर आपको नहीं आता है तो उपरोक्त आल आपको लगा सकती हैं, आपका उसमें गलत नहीं होगा। उसमें से देखिए 5% की जो कमी होती है जो गलत होता है, लेकिन 95% से हमेशा राइट होता है। तो उपरोक्त सभी जब भी ऑप्शन आए तो आप अगर नहीं जानती हैं तो उस समय आप वो उपरोक्त डी आप लगा लीजिए, हमेशा आपका राइट ही होगा। नेक्स्ट, लड़कियों में किशोरावस्था में शारीरिक परिवर्तन, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण, स्तनों का विकास, रहन सहन में बदलाव या उपरोक्त सभी। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, जब किशोरावस्था होता है तो शारीरिक परिवर्तन में विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होता है, ये भी राइट है। स्तनों का विकास होता है, ये भी राइट है। रहन सहन में बदलाव होता है, ये भी सही है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या है? उपरोक्त सभी आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि तीनों चीज़ें गुण पाए जाते हैं आपके किशोरावस्था में लड़कियों के अंदर। नेक्स्ट, वृद्धों की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ द एल्डरली
क्या होता है? सामाजिक समस्याएं होती हैं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं, मनोवैज्ञानिक संबंधी समस्याएं होती हैं। तो ये चीज़ें पॉइंट जब तीनों होती हैं तो इसलिए उपरोक्त आल आपका क्या है? राइट आंसर है आपका। नेक्स्ट, कुसमायोजन माल एडजस्टमेंट के कारण क्या होते हैं? मनोवैज्ञानिक कारक होते हैं, सामाजिक कारक होते हैं, आर्थिक और शारीरिक कारक होते हैं, या उपरोक्त सभी। तो इसका भी राइट आंसर क्या है आपका? उपरोक्त सभी, क्योंकि कुसमायोजन जो होता है के कारण इसके मनोवैज्ञानिक भी रीजन हो सकता है, सोशलाइज कारण भी होता है, और आपका इकोनॉमिक्स कारण और शारीरिक कारण भी आपका होता है, बॉडी रीजन भी होता है। तो वो उपरोक्त आपका आल क्या होगा? करेक्ट होगा आपका। नेक्स्ट, वृद्धों की क्या आवश्यकता है? नीड ऑफ द एल्डरली होती है, यानी वृद्धों की क्या आवश्यकता है? पोषणीय अवस्थाएं होती हैं, स्वास्थ्य संबंधी अवस्थाएं होती हैं, स्वच्छता और गतिशीलता संबंधी अवस्थाएं होती हैं, या उपरोक्त सभी होती हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ें आपका वृद्धों की आवश्यकताएं जो होती है, पोषणीय अवस्थाएं भी होती है, स्वास्थ्य संबंधी अवस्थाएं भी होती है, स्वच्छता और गतिशीलता संबंधी अवस्थाएं भी होती है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या है आपका? उपरोक्त सभी करेक्ट आपका आंसर है। अगला है मनोचिकित्सकों यानी साइंटिस्ट द्वारा सर्वाधिक प्रयुक्त विधि यानी मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड क्या होता है? प्रश्नावली विधि, व्यक्ति इतिहास विधि, प्रयोगात्मक विधि, या साक्षात्कार विधि। तो इसमें जो राइट आंसर इसका क्या है? मनोचिकित्साजी जो होता है हमेशा वो व्यक्ति ऐतिहासिक विधि का यूज करता है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या है? सेकेंड इज करेक्ट आंसर। वृद्धों के साथ होने वाला अपमान यानी इंसल्ट डन टू द एल्डर क्या होता है? समाज से तिरस्कार करना, संपत्ति से बेदखल करना, शारीरिक दुर्व्यवहार करना, या उपरोक्त सभी। तो इसके अंदर से देखा जाए तो वृद्धों के से का अपमान होने का ये तीनों रीजन हो सकते हैं। अगर सामाजिक तिरस्कार किया जाए तो वृद्धों का अपमान कहा जाता है, संपत्ति से बेदखल कर दिया जाए तो वृद्धों का अपमान कहा जाएगा, और शारीरिक दुर्व्यवहार किया जाए तब भी वृद्धों का अपमान होता है। इसलिए आपका राइट आंसर क्या है? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है वृद्धावस्था को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग ओल्ड एज क्या होता है? पारिवारिक कारक होता है, सामाजिक कारक होता है, या आनुवंशिक कारक होता है, या उपरोक्त सभी। तो वृद्धावस्था को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं वो आपके ये तीन होते हैं, यानी उपरोक्त सभी आपका राइट है। देखिए इसमें जितने भी उपरोक्त आल वाला केस आया है वो हमेशा राइट ही हुआ है। बहुत कम ऐसा केस यानी 5% 100% होता है कि ये गलत होता है, नहीं तो 90% राइट होता है। तो जिन बहन दीदी को अगर ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही है तो वो हमेशा ध्यान दें कि उपरोक्त सभी पर टिक जरूर लगाएं, ये हमेशा ही राइट होता है आंसर में। अगर नहीं आता है तब लगाइएगा, अगर आता है तो हमेशा सही लगाइएगा, क्योंकि हम चांस नहीं ले सकते हैं। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। अंधेर में रस्सी को साफ समझना किस मानसिक लक्षण में पाया जाता है? अगर अंधेरे में रस्सी को अगर साफ समझते हैं तो मैनरिज्म होता है, इल्यूजन होता है, या हेलुसिनेशन होता है, या वर्बिजेरेशन भी होता है। तो ध्यान दीजिएगा, अंधेरे में अगर रस्सी को साफ समझेगा तो ये इल्यूजन है, एक आपका भ्रम है, इल्यूजन होता है, ये आपका एक भ्रम होता है कि ये शायद रस्सी नहीं सांप है। तो ये इल्यूजन में आता है आपका मानसिक लक्षण, इल्यूजन एक होता है उसमें प्रति अंतर्गत आता है। करेक्ट निम्न में से कौन सा डिप्रेशन का लक्षण होता है? अधिक बोलना, बड़ी बड़ी बातें करना, साइकोमोटर गतिविधि का कम हो जाना, या व्यक्ति का अत्यधिक सामाजिक हो जाना। तो ये क्या हो सकता है कि उसका राइट आंसर क्या होता है? तो ध्यान दीजिएगा, अगर कोई डिप्रेशन का लक्षण अगर देखा जाए तो अधिक बोलने से ये नहीं कह सकते डिप्रेशन में आ गया है, या बड़ी बड़ी बातें करने से लोग कह सकते हैं।
मोटर गतिविधि का कम हो जाना ही क्या होता है, डिप्रेशन का एक लक्षण होता है। यानी कि राइट आंसर क्या होगा आपका, थर्ड इज व्यक्ति का अत्यधिक सामाजिक हो जाना। नहीं, गलत चीज है। तो आपका साइकोमोटर गतिविधि का कम हो जाना आपका क्या होता है, डिप्रेशन का एक लक्षण है आपका, यानी कि थर्ड सही है। अगला है कि मानसिक रोग जिसमें एक ही व्यक्ति में अलग अलग समय पर कभी मेनिया के लक्षण पाए जाते हैं तो कभी डिप्रेशन के लक्षण पाए जाते हैं, तो रोग का क्या नाम होता है। यानी कि मानसिक अगर रोग से व्यक्ति है तो समय के हिसाब से कभी कभी उसमें मेनिया का लक्षण पाया जाएगा और कभी कभी उसके डिप्रेशन का लक्षण पाया जाता है। डिप्रेशन का लक्षण पाए जाते हैं तो उसका रोगी, उस रोग को क्या हम बोलेंगे, इसके बारे में वो पूछ रहा है कि उस रोग को हम क्या कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, परसिस्टेंस मूड डिसऑर्डर बोलते हैं, या बाइपोलर मूड डिसऑर्डर एंड द्विध्रुवी मनोदशा विकार, या रिकरेंट डिप्रेशन डिसऑर्डर, या हेल्बेफेरिनिक मूड डिसऑर्डर। ध्यान दीजिएगा, जब एक अलग अलग समय में अलग अलग टाइप के लक्षण उसमें दिखाई दे तो उसको द्विध्रुवी मनोदशा विकार कहते हैं, यानी कि बाइपोलर मोड डिसऑर्डर होता है, क्योंकि इसमें समय के हिसाब से उसके लक्षण जो होते हैं, मानसिक लक्षण जो होते हैं बदल जाते हैं, तो उनको कहते हैं बाइपोलर मोड डिसऑर्डर, यानी द्विध्रुवी मनोदशा विकार। आपका राइट आंसर आपका सेकेंड है। निम्न में से कौन सा न्यूरोटिक रोग न्यूरोटिक डिसीज नहीं है, इनमें से कौन सा न्यूरोटिक डिसीज नहीं है। तो पहला है फोबिया, दूसरा है मेनिक डिप्रेसिव साइकोसिस, या तीसरा है ओसीडी, या चौथा है हाइपोक्रोंडियसिस। तो इसका जो राइट आंसर है आपका मेनिक डिप्रेसिव साइकोसिस इसका राइट आंसर है आपका, जो न्यूरोटिक्स डिसीज के लक्षण नहीं होता है। तो आपका राइट आंसर क्या है, सेकेंड इज करेक्ट आंसर। स्मोमनिया का अर्थ क्या होता है, नींद में कमी होना, या अत्यधिक मात्रा में सोना, या नींद में चलना, या नींद में बातें करना। तो ध्यान दीजिएगा, इंसोमनिया का जो अर्थ होता है उसका जो राइट आंसर है नींद में कमी होना। नींद में कमी होना उसको क्या कहते हैं, इंसोमनिया कहते हैं, यानी कि फर्स्ट इज राइट आंसर इसका है। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है कि अपने आप को असहाय, निराश एवं बेकार समझना किस मानसिक रोग के लक्षण होते हैं। जब अपने आप को असहाय समझते हैं या निराश या बेकार समझते हैं तो उसमें एक मानसिक रोग का एक लक्षण होता है, तो उसको क्या हम कहते हैं। तो इसमें करा है कि मेनिया कहते हैं, डिप्रेशन कहते हैं, सिजोफ्रेनिया कहते हैं, या हेलुसिनेशन कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आप असहाय हैं, निराश हैं, बेकार हैं, अपने आप को समझ रहे हैं, तो वो आप हमेशा डिप्रेशन के शिकार हैं। किसके शिकार हैं, डिप्रेशन। तो डिप्रेशन मानसिक एक लक्षण है जो इसके कारण आपको असहाय फील होता है, निराशा भी होती है और अपने आप को बेकार भी समझते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आपका हुआ, सेकेंड इज राइट आंसर। निम्न में से कौन सा साइकोटिक रोग है, एंग्जाइटी, सिजोफ्रेनिया, हिस्टीरिया, या ओसीडी। तो कौन सा इसमें राइट आंसर है, तो ध्यान दीजिएगा, सिजोफ्रेनिया जो होता है साइकोटिक्स रोग होता है। क्या होता है, साइकोटिक्स रोग होता है। तो आपका सेकेंड इज राइट आंसर है। नेक्स्ट, सोडियम वेलप्रेंट एंड लिथियम कार्बोनेट क्या है। यह एक एंटी मेनिक दवा होती है, यह एक एंटी साइकोटिक दवा होती है, या यह एक एंटी डिप्रेसेंट दवा होती है, या यह एक एंटी एंजाइटिक दवा होती है। तो इसका जो राइट आंसर है उसका, यह एक एंटी मेंटिक दवा होती है, अर्थात आपका राइट आंसर होता है फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। फर्स्ट इज करेक्ट आंसर है, यह एक एंटी मेनिक दवा होती है, यानी फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। इमिप्रामिन
क्या होता है? एक एंटी मेनी दवा होती है, या एक एंटी साइकोटिक दवा होती है, या एक एंटी डिप्रेसेंट दवा होती है, या एक एंटी एंजाइस्टिक दवा होती है। तो इमिप्रामिन जो होता है आपका बेसिकली वो होता है आपका एक एंटी डिप्रेसेंट दवा होती है, एक एंटी डिप्रेसेंट दवा होती है, यानी कि आपका थर्ड इज राइट आंसर है, थर्ड इज राइट आंसर है। अगला है कि निम्न में से ECT का सबसे मेजर इंडिकेशन क्या होता है? ECT का सबसे मेजर इंडिकेशन क्या होता है? तो पहला क्वेश्चन है कि पहला इसका आंसर दिया ऑप्शन में कि तीव्र डिप्रेशन के साथ आत्महत्या का रिस्क होता है, या तीव्र मेनिया होता है, या फोबिया होता है, या हिस्टीरिया होता है। तो ECT का सबसे मेजर इंडिकेशन जो होता है अगर देखा जाए तो उसका जो राइट आंसर है तीव्र डिप्रेशन के साथ आत्महत्या का रिस्क होता है, अर्थात आपको फर्स्ट इज राइट आंसर आपका है। नेक्स्ट, मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, सभी यूनिवर्सिटी को ध्यान दीजिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम मेंटल हेल्थ एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो वो आपका 1995 में, 1982 में, या 1987 में, या 1975 में। तो इसका राइट आंसर है 1987 में किया गया था, यानी कि आपका थर्ड इज राइट आंसर है। सभी यूनिवर्सिटी का मेरा कहना है कि बस प्रॉपर वीडियो को आप देखते रहिए, क्योंकि ये वीडियो आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ हैं और पेपर में 100% आने की गारंटी है। इसलिए आप इम्पोर्टेंट केवल क्वेश्चनों को बस यहाँ रखा गया है और ये मॉडल के रूप में आपको दिया जा रहा है। नेक्स्ट, ECT के दौरान प्रयुक्त की जाने वाली धारा की मात्रा कितनी होती है? अगर ECT अगर प्रयुक्त करते हैं किसी लाभार्थी को तो उस समय कितनी धारा की मात्रा होती है? करा कि 200 से 600 मिली एम्पियर होती है, 1600 मिली एम्पियर होती है, या 200 से 1600 एम्पियर होती है, या 120 से 210 एम्पियर होती है, या 2 से 6 मिली एम्पियर होती है। तो इसका जो राइट आंसर है ध्यान दीजिएगा 200 से 1600 मिली एम्पियर होती है, यानी कि इसका राइट आंसर है आपका क्या है? फर्स्ट इज करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, ECT लगाने से पूर्व दी जाने वाली एंट्रोपिन की डोज क्या होती है? अगर ECT लगाने से पूर्व आपको एंट्रोपिन की डोज दी जाती है तो कितने मिलीग्राम की होती है? 0.5 से 0.6 mg, या 2 से 3 mg, या 0.1 से 0.2 mg, या 5 से 10 mg होती है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका 0.5 से 0.6 mg की एंट्रोपिन की डोज दी जाती है जब ECT लगाई जाती है, तो उससे पहले आपको इतनी डोज दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मानसिक रोगों के उपचार में क्या शामिल होता है? अगर मानसिक रोग है तो उसके उपचार में क्या शामिल होता है? साइकोट्रोपिक दवाइयाँ, विद्युत चिकित्सा पद्धति, या मनोचिकित्सा, या उपरोक्त सभी। तो जब मानसिक रोगों के उपचार में शामिल होने की अगर बात किया जाए तो साइकोट्रोपिक दवाइयाँ भी होती हैं, विद्युत चिकित्सा पद्धति को भी अपनाते हैं और मनोचिकित्सा को भी अपनाते हैं। इसलिए राइट आंसर इसका क्या है? उपरोक्त सभी। देखिए अब तक जितने भी उपरोक्त सभी आए हैं या ऑल द एबव आए हैं वो सब के सब क्या है? आपका करेक्ट है। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा उपरोक्त सभी कभी भी आपके ऑप्शन में आए तो आप लगा दीजिए बिना बेधड़क। आपके अगर चारों ऑप्शन के बारे में जानते हैं तो आप सही लगाइए, नहीं तो नहीं जानते हैं तो आप उपरोक्त डी ही लगा कर आइएगा। नेक्स्ट, पार्किंसन बीमारियों के उपचार में कौन सी दवाई उपयोग में लिया जाता है? तो हेलोपेरिडोल, फ्लूफेनाजिल, या आलेंजापिन, या हाई हेक्सिल फेनिडल। तो पार्किंसन बीमारियों के उपचार में जो दवा उपयोग
जो दवा उपयोग में ली जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसका जो राइट आंसर है ध्यान दीजिएगा, उसको हम हाई हेक्सिलिन फेनिडल कहते हैं। हाई हेक्सिल ट्राई हेक्सिलिल फेनिडिल कहते हैं। तो राइट आंसर क्या है, फोर्थ इज करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, हेलुसिनेशन है एक कार्डियक रोग, मानसिक रोग, रीनल नल रोग या न्यूरोलॉजिकल रोग। तो हेलुसिनेशन जो होता है आपका बेसिकली वो होता है आपका मानसिक रोग। क्या रोग, कौन सा रोग होता है, मानसिक रोग कहलाता है। आपने की एक सेकेंड इज गलत से राइट है आपका। वास्तविक उद्दीपन की अनुपस्थिति यानी कि एब्सेंस ऑफ द रियल स्टिमुलस में भी किसी ऑब्जेक्ट की उपस्थिति का आभास होता है तो क्या कहलाता है। यानी कि अगर वास्तविक उद्दीपन होता है, एक्साइटमेंट अवस्था होती है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट की अनुपस्थिति को उपस्थिति का आभास होने लगता है उसको, है यानी कि वो व्यक्ति या वो समान है, तो उसको हम क्या कहते हैं बेसिकली, तो उसका एक ही आंसर होता है, उसको कहते हैं हेलुसिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन में क्या होता है कि जो चीज़ अनुपस्थिति होती है उसको आपको उपस्थित होने का अनुभव कराती है। तो आपका इल्यूजन भी नहीं है, डिल्यूशन भी नहीं है, डिमोसिया भी नहीं है। तो राइट आंसर का क्या, हेलुसिनेशन होता है। तो आपका सेकेंड ही राइट आंसर। नेक्स्ट है कि वह कौन सा मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें व्यक्ति बिना वजह ही स्वयं को पापी समझने लगता है। ध्यान देखिए, ये क्वेश्चन जो बनाए गए हैं इम्पोर्टेंट है और इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में पूछे अब जा रहे हैं, पहले नहीं पूछे जाते थे लेकिन अब पूछे जा रहे हैं। तो मैंने उस क्वेश्चन को भी रखा है मेंटली रिलेटेड कि इस टाइप की चीज़ें हैं उसको समझना आपको चाहिए। तो साइकोटिस्टिक टाइप से होता है कि यह कौन सा मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें व्यक्ति बिना वजह ही स्वयं को पापी समझने लगता है। तो उद्दीपन का भ्रम या भव्यता के भ्रम या शून्यवादी भ्रम या अवराधक बोध का भ्रम होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ध्यान दीजिएगा, उससे हमेशा अपराध बोध का भय होता है, इसलिए उसको क्या होता है, स्वयं को पापी समझने लगता है, यानी कि आपका फोर्थ राइट आंसर है। डिल्यूशन का प्रचार जिसमें व्यक्ति अपने शरीर और आसपास के वातावरण के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है। आसपास के वातावरण को क्या करता है, स्वीकार नहीं करता है। तो उसे उत्पीड़न का भ्रम होता है, भव्यता के भ्रम होता है, या शून्यवादी भ्रम होता है, या अपराध बोध का भ्रम होता है। तो इसका जो राइट आंसर है शून्यवादी का भ्रम होता है। अन्य के डिल्यूशन का प्रकार जिसमें व्यक्ति अपने शरीर के आसपास के वातावरण के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है, तो वो शून्यवादी भ्रम होता है, उसको कुछ समझ ही नहीं आता है। नेक्स्ट, हिस्टीरिया एक साइकोटिक रोग है, न्यूरोटिक रोग है, या गाइनिकोलॉजिकल रोग है, या हृदय संबंधित रोग है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका न्यूरोटिक्स रोग होता है। न्यूरोटिक्स यह जो होता है न्यूरोटिक्स रोग होता है, यानी कि आपका बीज राइट आंसर है। नेक्स्ट, चिंता के इलाज के लिए काम में ली जाने वाली दवा कौन सी होती है, हेलोपेरिडो या प्रामाइन या इलाजोलाब, नाइट्रोपिपाम या लोराजीपाम, या हेलोपेरिडोल या फ्लूफेनालिज या आल्जेंजापिन या उपरोक्त सभी। तो चिंता के हिसाब के से देखा जाए तो उसका जो राइट आंसर होता है इलाजोलाम, यानी कि आपका सेकेंड लीजिए राइट आंसर है। नेक्स्ट, चिंता के इलाज के लिए काम में लाने वाली पसंदीदा दवा जो होती है, ध्यान दीजिएगा ये एक तरह से नोट है
आपको याद होना चाहिए कि चिंता के इलाज के लिए जान लो ये पसंदीदा जो दवा होती है बेंजोडाइजिपाइन्स होता है, यानी कि ये चीज़ आपको नोट किया है। अगला क्वेश्चन है कि बिना उद्दीपन की अनुभूति फीलिंग विदाउट द स्टिमुलस क्या कहलाता है? तो डिलीरियस, डिल्यूजन, हैल्यूजिनेशन या इल्यूजन। तो इसका जो राइट आंसर है उसको कहते हैं हैल्यूसिनेशन कहते हैं, यानी कि आपका थर्ड इज करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट करा कि 5 वर्ष की आयु के बाद भी अनुपयुक्त स्थान पर मूत्र त्याग करना क्या कहलाता है? एन्यूरिसिस, घरेलू हकलाना या एनकोप्रेसिस कहते हैं। तो 5 का जो राइट नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, तो 5 वर्ष के इसको कहते हैं एल्यूरिसिस कहते हैं, एन्यूरिसिस, यानी कि राइट आंसर का क्या है इसका है फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट किस वर्ष लागू किया? देखिएगा ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। करा कि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? तो उसका जो राइट आंसर है ये है आपका 1985, 1987, 1992 या 1970। तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट 1985। तो आपका फर्स्ट ही राइट आंसर है। नेक्स्ट, एक व्यक्ति को जानबूझकर एक बीमारी का ढोंग करता है तो आमतौर पर उसे क्या जाना जाता है? तो विक्षिप्त, न्यूरोटिक्स, रोग का बहाना करने वाला, वास्तविकता के साथ न जुड़ा होना या अपने बचाव में अलग अलग रूपांतरण का प्रयोग करना। तो उसका जो राइट आंसर है वो अपने बचाव में अलग अलग रूपांतरण का प्रयोग करता है, यानी कि आपका फोर्थ इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, समूह चिकित्सा और उन लोगों को सर्वोत्तम मदद कर सकती है जो भावनात्मक रूप से बीमार हों, दूसरों पर निर्भर हों, जिन्हें लगता है कि उन्हें एक समस्या है, जिन्हें सुनने के लिए कोई ना हो। तो समूह चिकित्सा उन लोगों को सर्वोत्तम हमेशा मदद करता है जिन्हें सुनने के लिए कोई नहीं होता है, उनको समूह शिक्षा जो होती है सर्वोत्तम मदद करती है आपका। नेक्स्ट, उत्पीड़न संबंधित भ्रम सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? सिजोफ्रेनिया में या पैरानोइड सिजोफ्रेनिया में या मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस में या बाइपोलर अफेक्टिव रोग में? तो आपका जो राइट आंसर है इसका वो है आपका पैरानोइड सिजोफ्रेनिया में, यानी कि आपका सेकेंड इज राइट आंसर है आपका। नेक्स्ट, डिमेंशिया का सबसे प्रमुख प्रकार क्या होता है? इसका सबसे प्रमुख प्रकार क्या होता है? तो वो आपका होता है करा कि पिक्स बीमारी, पार्किंसंस बीमारी, एल्जीमर्स बीमारी या टिक्स बीमारी। तो उसका राइट आंसर क्या है आपका थर्ड सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, हेल्यूसिनेशन किस प्रकार का डिसऑर्डर होता है? हेल्यूसिनेशन किस प्रकार का डिसऑर्डर होता है? तो चेतना संबंधी, अनुभूति संबंधित, याद संबंधित या विचार संबंधी। तो हेल्यूसिनेशन का जो प्रकार है, हेल्यूसिनेशन का जो प्रकार है अनुभूति संबंधित होता है, यानी कि आपका सेकेंड इज करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, हाइड्रोफोबिया का क्या अर्थ होता है? बंद स्थानों से बिना वजह का डर, पानी की बेवजह अत्यधिक डर, जानवरों में बेवजह अत्यधिक डर या खुले स्थान में बेवजह का डर होता है। तो हाइड्रोफोबिया का जो अर्थ होता है बेसिकली उसका जो राइट हैंड है, पानी में बेवजह अत्यधिक डर लगता है तो उसको कहते हैं हाइड्रोफोबिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका,
जूफोबिया का अर्थ क्या होता है? ध्यान दीजिए, ये सबसे जो क्वेश्चन है पेपर में पूछे गए हैं, इसलिए ध्यान दीजिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जहाँ भी हो आप नोट करते रहिए और प्रॉपर वीडियो को आप देखते रहिए। कह रहा है कि जीफोबिया का अर्थ क्या होता है? बंद स्थानों से बिना वजह का डर, पानी की बेवजह अत्यधिक डर लगता है, जानवरों की बेझक अत्यधिक पर डर लगता है, खुले स्थानों से बेवजह का डर लगता है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका जानवरों की बेवजह अत्यधिक डर लगता है। तो आपका राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? पानी से बेवजह इसका तो डर होता है, पानी से बेवजह जो फोबिया का पानी से बेवजह अत्यधिक क्या होता है? डर होता है। तो इसका जो राइट आंसर है जानवर से बेवजह अत्यधिक डर होता है। जिपोफोमिया है, देखिए जस्ट इसके बाद जो था हाइड्रोफोमिया, वो पानी से वजह डर होता है, और इसको जो होता है जानवरों से अत्यधिक डर होता है। यानी कि आपका राइट आंसर क्या है? आपका थर्ड इज करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, इल्यूजन किस प्रकार का डिसऑर्डर है? इल्यूजन किस प्रकार का डिसऑर्डर है? तो कॉन्सेंस संबंधित, परसेप्शन संबंधित, मेमोरी संबंधित, थॉट संबंधित। तो परसेप्शन संबंधित क्या होते हैं? इल्यूजन एक प्रकार का डिसऑर्डर है। नेक्स्ट, एनोरेक्सिया नर्वोसा मुख्य रूप से किस एज ग्रुप में पाया जाता है? देखिए ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एल्डोलेशिया पुरुषों में, बूढ़े पुरुषों में, एडोलेशिया महिलाओं में, या बूढ़ी महिलाओं में? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होता है आपका एल्डोनर्वेशिया। तो इसका जो राइट आंसर है मोटापा बूढ़ों में आपका अमेरिका या हाइपरफेनिया। तो राइट इसका जो आंसर है, इसका जो राइट आंसर है, इसका जो करेक्ट राइट आंसर है उसको हम लिखते हैं एल्डोसेसेंट। महिलाओं में मुख्य रूप से एज ग्रुप में महिलाओं में ज़्यादा होता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा स्लीप डिसऑर्डर नहीं है? इसमें कौन सा स्लीप डिसऑर्डर नहीं है? तो पहला है स्मोमिनिया, सोमनाम्बुलिज्म, या अमरेनेसिया, या हाइपरसोमेनिया। तो इसका राइट आंसर है आपका, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका स्मृति लोप, यानी कि एमनेसिया, यानी कि आपका एमनेसिया जो होता है स्मृति लोप जिसे कहते हैं, उसका आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट, नींद नहीं आने की जो बीमारी को ध्यान दीजिएगा, ये नोट है, याद जरूर रखिएगा आपको। उसको कहते हैं इंसोम्निया कहते हैं। जुमनाम्बुलिज्म नींद में चलने की एक घटना होती है, ये याद रखिएगा। हाइपरसोमेनिया दिन में अत्यधिक नींद आना, उसको हाइपरसोमेनिया कहते हैं। निम्न में से कौन सा ईटिंग डिसऑर्डर नहीं है? इसमें से कौन सा जो है ईटिंग डिसऑर्डर नहीं है? तो उसका जो राइट आंसर होता है आपका, एक है एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा, डेलीरियम, या मोटापा। तो उसका राइट आंसर है क्या है? डेलीरियम कहते हैं। किसे कहते हैं? डेलीरियम कहते हैं, जिसमें दिन में अत्यधिक नींद आती है उससे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसूतर साइकोसिस पोस्टमार्टम साइकोसिस का अर्थ क्या है? शादी के बाद महिलाओं में होने वाला पागलपन, या प्रसव के बाद महिलाओं में होने वाला पागलपन, पिता बनने के बाद पुरुषों में होने वाला पागलपन, या किसी लाइलाज बीमारी से होने वाला महिलाओं होने वाला मानसिक लक्षण। तो इसका जो राइट आंसर है प्रश्नोत्तर वाला देखा जाए तो उसका जो राइट है अधिक की मात्रा में सोना, नींद में चलना, नींद में बातें करना, इस टाइप की चीज़ें क्वेश्चन है आपका। तो
उसका राइट आंसर है, ध्यान दीजिएगा, नींद में कमी। शादी के बाद आपका शादी के बाद महिला में होने वाला पागलपन, तो प्रसव साइकिल के प्रसव के बाद महिलाओं में होने वाला पागलपन, पिता बनने के बाद पुरुषों में होने वाला पागलपन। तो इसका जो राइट आंसर है, निम्न कौन सा रोग केवल महिलाओं में पाया जाता है, ये क्वेश्चन नहीं है आपका है। तो टर्म हाइपर, इसका पहला क्वेश्चन जो होता है सीनिया, राइट आंसर है। शादी के बाद पोस्टमार्टम साइकोटिक्स जो होता है आपका, इसका जो राइट आंसर है, ध्यान दीजिएगा, जन्म के साथ चोट लगना, मानसिक मत्ता होना चाहिए क्या, पोस्टमार्टम साइकोटिक्स होता है तो पोस्ट पार्टम साइकोलॉजिक होता है। तो प्रसव साइको पोस्टमार्टिक का जो अर्थ होता है, ध्यान दीजिएगा, उसका अर्थ होता है आपका पोस्ट पार्टम, ध्यान दीजिएगा, इसका जो अर्थ होता है पार्टम, पोस्टमार्टम साइकोटिक्स होगा, इसका राइट आंसर है। पोस्टमार्टम साइकोटिक्स का अर्थ क्या होता है, तो वो आपको बता रहा है, मानसिक मंदता, ड्राउन सिंड्रोम या माइकोप्रेसफेलिया। तो इसका जो राइट आंसर है, अगर देखा जाए तो पोस्टमार्टम साइकोटिक्स होता है, प्रसवोत्तर साइकोटिक्स जिसे कहते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए दिया होगा प्रसव साइकोटिक्स, तो उसका राइट आंसर है प्रसव के बाद महिलाओं में होने वाला पागलपन, तो यानी कि सेकेंड इज राइट आंसर। टर्म हाइपरसोमनिया का मीनिंग क्या होता है, टर्म हाइपरसोमनिया का मीनिंग क्या होता है, इसको पूछा है आपको। नींद में चलना, टर्म हाइपरसोमनिया का नींद में कमी, अत्यधिक मात्रा में सोना और नींद में चलना, नींद में बातें करना। तो हाइपरसोमनिया जो होती है का मीनिंग होता है, ध्यान दीजिएगा, अत्यधिक मात्रा में सोना होता है। नेक्स्ट सेम्नोम्बुलिज्म का क्या अर्थ है, नींद में कमी, अत्यधिक मात्रा में सोना, नींद में चलना, नींद में बातें करना। तो इसका जो राइट आंसर है, ध्यान दीजिएगा, नींद में चलना उसको कहते हैं सोमनाम्बुलिज्म, यानी कि आपका थर्ड इज राइट आंसर है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा रोग केवल महिलाओं में पाया जाता है, इसमें कौन सा रोग जो है केवल महिलाओं में पाया जाता है, तो वो होता है आपका पोस्टपार्टम साइकोसिस होता है, तो यानी कि आपका ये महिलाओं में पाया जाता है ये रोग। मानसिक दक्षता का क्या कारण है, मानसिक दक्षता है तो उसका रीजन क्या होता है, आपका लिखा है कि डाउन सिंड्रोम होता है, माइक्रोसेफेली या जन्म के समय लगने वाली चोट। तो ध्यान दीजिएगा, मानसिक दक्षता वाली जो होता है उपरोक्त डी चारों सही हैं आपके। नेक्स्ट, फोबिया का अर्थ क्या होता है, मरीज के पाए जाने वाला ऐसा झूठा तथा स्थायी विश्वास जो किसी मरीज की बुद्धिमानी के स्तर पर अनुसार की नहीं होता है, या किसी उद्दीपन की अनुपस्थिति में मरीज को उद्दीपन का आभास होना, या एक रोग जिसमें व्यक्ति स्वस्थ होने पर भी अपने आप को बीमार समझता है तथा रोजाना अलग अलग चीज़ों सलाह लेता है, या किसी विशेष उद्दीपन पर या स्थिति में बिना वजह का डर होना। तो फोबिया जो होता है बेसिकली अगर देखा जाए तो किसी विशेष उद्दीपन या स्थिति में बिना वजह का डर होना, उसको फोबिया कहते हैं। क्या कहते हैं, फोबिया कहते हैं। तो इस तरह से आपके 50 क्वेश्चन जो कंप्लीट होते हैं,
तो जो मेरी सिस्टर एनम बहनें वीडियो को देख रहे हैं, कृपया लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें कि आपका वीडियो कैसा लगा। और जैसे ही आपको अच्छा लगेगा तो उसका एक बार ज़रूर आप शेयर उन दोस्तों को कर दीजिए जो जो लाइक जिसकी ज़रूरत है। आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। तो अगला नेक्स्ट मॉडल पेपर का 50+1 क्वेश्चन लेकर नेक्स्ट आएंगे। थैंक यू, बाय, गुड नाइट।